इसमें कौन सी नई बात है मैडम कि उन्होंने चुनावी सभा शुरू कर दी? वो चुनावी मोड पे ही रहते हैं। मैडम एक बात बताइए, अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी, आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक बीजेडी का एमएलए जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गाड़ी चढ़ाने का क्या शौक है। वो टेनी जी का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया था। तो ये बीजेडी का जो नेता है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, और जो है प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उनके कार्यकर्ता के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है। क्यों? 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पे जाकर के समझौता करते। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे, और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है, ये दावे हैं, सुनते हैं हम भी, आप भी सुनिए। पहली लिस्ट की तैयारी है, आप लोग विपक्ष में हैं, आपकी सीईसी कब होगी इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। अलायंस टीएमसी के साथ वेस्ट बंगाल में होगा नहीं होगा, इस पर भी चिंता संशय है बना आपको हुआ है। हमारी, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। कांग्रेस कवर करते हैं ना, कितनी इसलिए चिंता आपसे करते सवाल हैं आप पूछ सकते हमारी, हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोग कितना चिंतित हैं हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे है। चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा गया है। नंबर मैंने आपको बताया, 20 भारतीय लोग रूस में फंसे हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं। अभी 400 छोड़ करके 20 नंबर याद रखिए। इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं देने आता है, जवाब दे सकते हैं, ले विषय कुछ और है। ठीक है, कन्हैया जी पे है सर, क्योंकि वहाँ हमारी साथी ने जो आपसे सवाल पूछा था वो इसलिए पूछा था कि आप कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल से छात्रों के लिए अमृतकाल तभी लाएंगे जब सत्ता परिवर्तन करेंगे। आप विपक्ष हैं तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं इस सत्ता परिवर्तन के लिए? इसलिए उन्होंने पूछा था। दूसरे स्पोक्स पर्सन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कन्हैया जी ये बताइए कि आपने कहा कि अमेरिका में भारतीय छात्रों का मर्डर भी हुआ है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हुई है। ये जितने भी हाल के महीनों में मर्डर या संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुआ है, इसके पीछे विपक्ष के नाते आप कोई साजिश देख रहे हैं, फाउल प्ले देख रहे हैं? दूसरा सवाल है कि मोदी आपके क्षेत्र में जा रहे हैं कल, आप पिछले बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस की टिकट पे बेगूसराय से लड़ेंगे आप? ये विषय अभी आज का नहीं है प्रेस वार्ता का। पहला सवाल जो आपने पूछा है कि भारतीय नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साजिश है, लेकिन एक चिंताजनक और गंभीर परिस्थिति जो ज़रूर है। मान लीजिए कि मैं बार बार कहता हूं कि देश के भीतर की समस्या को बाहर जो घटनाएं घट रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने पे चीज़ें आसानी से समझ में आती है। मैं बार बार कहता हूं, मैं बिहार से हूं, और जो है जब हम लोग महाराष्ट्र जाते थे तो हमारे साथ भी जो है कई बार ऐसी घटनाएं घटी। गुजरात में कई बार जो है ऐसी घटनाएं घटी। ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं? ऐसी घटनाएं तब घटती हैं जब बिहार में रोजगार नहीं है और हमको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। वैसे ही भारत में अगर रोजगार की स्थिति होती तो भारतीय नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़ता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब हम कहीं जाते हैं तो आउटसाइडर्स को लेकर के एक इनसिक्योरिटी होती है स्वाभाविक रूप से, और कैंपेन भी यही किया जाता है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि बाहर का लोग आकर के रोजगार ले लिया है, बाहर का लोग आकर के यूनिवर्सिटी में हॉस्टल को कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। तो इस तरह से जो है आइडेंटिटी के आधार पे पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, और नफरत फैलाई जाती है, और नफरत का शिकार जो है वो लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत की सरकार की साजिश है, लेकिन ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में भारत की सरकार को एक्ट करना चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं। नहीं, बस मैंने समझने के लिए उदाहरण दिया है, कंपैरिजन नहीं है। दोनों की ज्योग्राफी अलग है, परिस्थिति अलग है, बस हमने समझने के लिए उदाहरण दिया। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो हम रूस की ही बात कर रहे हैं। इजराइल को लेकर जो आपने कहा, तो आपकी एग्जैक्ट मांग इजराइल के मामले में क्या होगी गवर्नमेंट से, कि सरकार क्या करेगी?
सरकार से तो हम यही मांग कर रहे हैं कि आप यहीं रोजगार की व्यवस्था कीजिए। भारतीय नौजवानों को किसी भी परिस्थिति में वॉर जोन में जाकर के काम करना पड़े, जहाँ मिसाइल चल रही है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, चाहे इस तरफ से मारे जाएं या उस तरफ से मारे जाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे लोग जाकर के क्यों अपनी जान गंवाएं? उनको यहीं रोजगार दिलाइए। और बस उनको हम वादा याद दिला रहे हैं कि आपने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, तो 10 साल अब पूरा होने को हैं। इस हिसाब से जो है आप 20 करोड़ नौकरी पैदा करते, 20 करोड़ आप नौकरी पैदा कर देते तो क्यों बाहर जाता कोई? किसी को अच्छा लगता है कि गोलियां चल रही हों और वहां पे जो है हम गार्डन साफ कर रहे हैं या सड़क साफ कर रहे हैं? ये अच्छा तो लगता नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए और युवाओं के लिए जो ये मृत काल चल रहा है, उस मृत काल को बंद करके ही सही मायनों में अमृत काल शुरू किया जा सकता है। ठीक, धन्यवाद। अब मुझे फिर कभी इसी इशू पे अगर कुछ है तो नहीं तो इसी सबसे उच्चतम स्तर पे है। सरकार की तरफ से कल आंकड़ा भी ये सामने आया कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 8.4% हो गई है। क्या कहेंगे आप? 750 लोग जो है वो धन्ना सेठ हो गए हैं, अरबों खरबों में उनकी कमाई हो गई है, और किसान ने आत्महत्या कर लिया है 12,500। इसको कैसे देखते हैं? जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है, विकास दर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है, महंगाई बढ़ रही है तो चिंता की बात है, नौजवानों की आत्महत्या दर बढ़ रही है तो चिंता की बात है, महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो चिंता की बात है, मजदूरों को अगर मजदूरी नहीं मिल रही है, ईएफओ अपना ही पैसा, आपका अपना पैसा, आपकी कमाई का एक हिस्सा काट करके सरकार के खाते में आपने जमा किया है, और जब बेटी का शादी है, मकान बनाना है, बच्चा को पढ़ाना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो पीएफ का पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो पैसा नहीं निकल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, जीडीपी बढ़ गया, बहुत बढ़िया बात है। हम बार बार यही सवाल पूछते हैं ना कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, शानदार, सुंदर, लेकिन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं? तो धन कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है? आंकड़ा उठा करके देखिए, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जनरेशन जो है इतिहास में सबसे गरीब जनरेशन है। कोई एसेट्स नहीं खरीद पा रहा है, अगर कोई एसेट खरीद रहा है तो ईएमआई पे खरीद रहा है। तो ये जीडीपी ग्रोथ किसका है, वो देखने की बात है ना। और इसमें कोई अंतर विरोधी बात तो है नहीं, ये तो और अच्छी बात है। तब तो सरकार अब ये बहाना नहीं लगाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है। तब तो हम कह सकते हैं ना कि जीडीपी ग्रोथ अगर 7.5% हो गया है तो फिर वो जो मांग है इस देश के विद्यार्थियों का कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो 10वां हिस्सा बजट का आप एजुकेशन पे खर्च करने लगिए। लेकिन आपको मालूम है कि इस बार के बजट में जो है एजुकेशन के ऊपर कटौती की गई है। तो पैसा अगर पैदा हो रहा है इकोनॉमी में तो जा किसके पास रहा है? ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है, एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है? और आप सब पत्रकार साथी एक बात याद दिला दूं, लाडली का कितना प्रचार किए थे लाडला ने, लाडली कहां है? लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है। एमएसपी पे जो वादे किए गए थे वो वादा तो छोड़ दीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि एमएसपी दुगनी कर दीजिए। अब तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं, उसको कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसीलिए जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। नौजवानों की हालत देख लीजिए कि देश के किसी ना किसी कोने में भर्ती समय से हो, एग्जाम टाइम पे लिया जाए, प्रश्न पत्र लीक ना हो, देश के किसी ना किसी कोने में जो है नौजवान और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। जीडीपी बढ़ा है, बहुत बढ़िया, लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। तो हिंसा कहीं भी हो, बीएचयू में हो कि जेएनयू में हो कि एएमयू में हो, हिंसा अच्छी बात नहीं है। किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। देश में कानून व्यवस्था है, जैसा कि पिताजी जो है मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर है। ये तो कहीं भी हिंसा क्यों हो, हिंसा होने की जरूरत क्या है?